नाज़रीन, सियासत और साजिश के साथ मुईद पीरज़ादा और फवाद चौधरी आज मौजूद हैं पाकिस्तान के साबका सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब की रिहाइशगाह पे कराची में। याद रहे कि जनरल साहब के साथ उनके स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी टेलीविज़न चैनल की ये पहली मुलाकात है। लेकिन हमारी गुफ्तगू, हमारी आज की डिस्कशन का ताल्लुक महज स्पेशल कोर्ट के फैसले से नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सियासत से भी होगा और माजी की जो बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं वो भी ज़ेरे बहस आएंगी। जनरल साहब, हमारे लिए वक्त निकालने का हमें एहसास है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। ARY के व्यूवर्स के लिए जो ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है, उनके लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। वेलकम। जनरल साहब, पहला सवाल अगर मैं पूछूं, फिर मैं चाहूँगा कि फवाद उसमें थोड़ा लीगली भी आ जाएँ। जो स्पेशल कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, बहुत से लोगों से हमने डिस्कशन की कि भाई क्या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके जहन में, हम जनरल मुशर्रफ साहब के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उन्हें कहा उनसे पूछें कि जी आपकी तो बड़ी लंबी लिस्ट थी उन लोगों की जिनसे आपने सुलह मशवरा किया 3 नवंबर की इमरजेंसी के हवाले से, लेकिन उसमें सिर्फ 3 नाम आए हैं। शौकत अजीज़ साहब का, डोगर साहब का है और जाहिद अहमद का है, और जनरल कयानी साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी डिसीजन मेकर थे, आपने जिनसे डिस्कस किया, उनका नाम नहीं। मेरे से आप पूछेंगे तो होने चाहिए थे क्योंकि सब इन्वॉल्व थे। अगर ये जो एमरजेंसी का प्रोमलगेशन ऑर्डर जो है उसमें अगर आप देख लें तो उसमें सारे रेफर्ड हैं किस से कंसल्ट हुआ। लेकिन ये केस अगर आगे चलता है तो मेरे ख्याल में वो तो ऑटोमेटिकली नेचुरली सब आएंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं? आई थिंक सो कि सबको आना पड़े। लेकिन जैसा साहब, जो टीम सिलेक्शन आपने की, अपने साथ जो लोग हुकूमत में गए, जो सारे आपके फास्ट बॉलर थे, आधे नवाज शरीफ साहब के फास्ट बॉलर हैं आप, आधे जो हैं वो पीछे पीछे रह गए हैं। जिस तरह आपने और मोईद ने अभी बात की है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे सारे ही कामों में और वो अब साथ नहीं खड़े हुए उस वक़्त से। उनको इस केस में, और वैसे आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो उनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा क्या देना है, मेरे ख्याल में इनको अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए और लोटागर्दी बंद करनी चाहिए। यही मैं मशवरा दे सकता हूँ कि कुछ प्रिंसिपल्स पे आदमी को आगे चलना चाहिए। तो अब एट अ सर्टन लेवल इंसान के प्रिंसिपल्स होने चाहिए और कैरेक्टर होना चाहिए। यही कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कैरियर आपने बनाया है, अगर आप उनको सियासत में न लेके आते, उनको अहम ओहदे न देते, उनको रोल न देते, तो उनका कोई आज मुकाम नहीं होना था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन आज वो जब टेलीविज़न पे बैठ के आपके ख़िलाफ़ बयान दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपको क्या फ़ील होता है? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनसे पूछें उनको हाउ डू दे फील अबाउट इट। दे शुड, उनको भी कुछ कहना चाहिए। शर्मिंदगी हो रही होती होगी मेरे ख्याल में, दिल के अंदर तो शर्मिंदगी हो रही होती होगी। तो सर अब क्या प्रोग्राम है? ECL के ऊपर आप दोबारा जाएंगे और हुकूमत से कहेंगे कि ECL से आपका नाम रिमूव करें, दोबारा अदालत में जाएंगे? क्या आप और क्या आप मुल्क से बाहर दोबारा जाना चाहते हैं? पहले तो ये मैं अपने जुडिशल टीम के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वेदर ये केस को रिवाइव करना चाह रहे हैं थ्रू द कोर्ट, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, या फिर गवर्नमेंट के पास। मैं अभी तक उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ। अगर हुकूमत ने ECL से रिमूव करना है तो मेरे में कोई आदत नहीं है ये कि बार बार मैं जाकर रिक्वेस्ट करना शुरू करूँ। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता एक तो। लेकिन बाहर जाना का इरादा? बाहर जाने का इरादा, यस, क्यों नहीं। मतलब आई वॉन्ट टू बी अ फ्री मैन। ये लोग बहुत पूछते हैं कि जी आप क्या बाहर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे या बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। ये क्या, मुझे समझ नहीं आती इसकी लॉजिक। मैं आई वॉन्ट टू बी अ फ्री मैन, जब मर्ज़ी बाहर जाऊँ, जब मर्ज़ी वापस आ जाऊँ। बाहर लेक्चर सर्किट्स हैं जिससे मैं कमाता भी हूँ पैसे, तो यस, बाहर जाना चाहूँगा मैं। यानी आप चाहेंगे कि बेस आपका पाकिस्तान रहे? यस, बिल्कुल, 100%। लेकिन आपको ट्रैवल करने की एक आज़ादी होनी चाहिए, ये जो एक मुक़य्यद की सूरत हाल है ये आप चाहते हैं कि ख़त्म? बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने अपने शुरू में ये बात की कि बाकी लोगों को भी आना चाहे, तो आपके पास भी तो ऑप्शन है। आप भी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि जनाब ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये आधी मंजूर की है, पूरी क्यों नहीं की? ये मैं फ़रोग पे छोड़ता हूँ, लीगल टीम पे छोड़ता हूँ। वो क्या ये फ़रोग और फैसल दोनों जो ये एडवाइस करेंगे, जो ये बेहतर समझते हैं, वही होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं कमेंट नहीं करना। अच्छा, जैसा फिर ये बताइए, इसी से जुड़े हुए 2 और मामलात हैं। एक अकबर बुगटी का मर्डर केस है जो कोयटा में चल रहा है, और एक लाल मस्जिद का केस है जो इस्लामाबाद में चल रहा है।
उसमें भी जो प्ली है वो ये थी कि सदर पाकिस्तान थे आप, ऑपरेशन आपने तो अकेले नहीं किया, उसमें भी बड़े और लोग फिर शामिल हैं। तो क्या अब इन दोनों मुकदमों में भी आप ये कहेंगे कि जहां मुझे बुला रहे हो फिर बाकियों को भी बुला लो? ये जो आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ या फिर लाल मस्जिद का इस्लामाबाद के हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में हुआ, एक हुकूमती डिसीजन है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट ना चलने देगो। तो इसमें ये तो केस होने ही नहीं चाहिए बेसिकली, बजाय इसके कि मैं कहूँ दूसरों को लाओ, तो बेसिकली तो केस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात आप सही कह रहे हो कि दूसरे जाहिर है हुकूमत के डिसीजंस हैं, लेकिन जैसा इस सारे मामले में चाहे ये आर्टिकल 6 का केस हो या लाल मस्जिद का केस हो या अकबर बुगटी साहब का केस हो, हम देखते हैं कि आपका इदारा ही आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जो जनरल कियानी साहब के दौर में तो बिल्कुल ही खड़ा नहीं हुआ, और उसके बाद भी जैसे लाल मस्जिद के केस में, और जनरल राशिद कुरैशी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इसका तमाम तर रिकॉर्ड ISPR के पास मौजूद है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपका इदारा रिलक्टेंट है आपकी मदद करने से। इस पे भी मैं अपनी कमेंट्स रिज़र्व करूँगा। पहले कोई सूरत हाल में प्रॉब्लम था, हमारे इदारे की रिस्पॉन्सेस जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट ऑन वन मैन, जो हेड होता है उस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो पहले आई वुड से कि कुछ ऑल्दो इदारे की उनकी जो तासुरात हैं वो डेफिनेटली मेरे फेवर में हमेशा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सेस जो नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे थे। एक चीज़ ऐसी है जिस पे कि मैं चाहता हूँ कि आप खुल के उसको एक्सप्लेन करें, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की तारीख से भी है, और वो तारीख का बहुत अहम मरहला भी है, उसको बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। जब हम बहुत से सियासतदानों से बात करते हैं पंजाब में, जैसे PMLN की लीडरशिप है, बलोच लीडरशिप है, वो समझते हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि आप मरी में कहीं थे, किसी पार्टी में थे, फंक्शन में थे, मैंने तो सुना है कि डांस कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको पता चला कि बुगटी जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं, आपको मैसेज आया और आपने कहा एलिमिनेट हिम, एक सिंगल वर्ड में, उसके बाद अकबर बुगटी को मार दिया गया। तो क्या आपने इसकी कोई खुल के समझाएं इसमें कि ये क्या है, मतलब वॉज इट लाइक दिस कि आपने कहा कि मार दें इनको, और आपने कहा था कि जी हम तो जब रॉकेट फायर हुए तो आपने उसी वक्त कह दिया था कि इनको मार दें? देखिए, पहली चीज़ तो ये ना मैं मरी में था ना मैं डांस कर रहा था। दूसरी चीज़, अब मेन इशू कि वहाँ से टेलीफोन देख के, पहाड़ों में मरी बुगटी एरिया में पता नहीं जो गया हुआ है उसको पता होगा, वहाँ से पता नहीं कौन समझ रहा है कि कोई मोबाइल टेलीफोन मेरे साथ डायरेक्ट लिंक है। और आर्मी की कमांड चैनल्स होती हैं, कोई प्रेसिडेंट बैठा हुआ नहीं, डायरेक्टली वहाँ एक कर्नल इंचार्ज है उस ऑपरेशन का जो उसको ऑर्डर दे रहा है मारो या ना मारो। दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री को थोड़ा बहुत भी समझता है, उधर अंदर उस केव के अंदर जो केव कोलैप्स हुआ है, 4 ऑफिसर्स थे अंदर, वो ट्रैप हुए हैं, वो भी शहीद हुए हैं। अब किसी को मारने जाना हो तो 4 ऑफिसर नहीं जाते हैं, तो मुझे कोई शक ही नहीं है वहाँ एक खुदकशी हुई है या फिर एक फायरिंग हुई है। बुगटी साहब ने एक्सप्लोड किया है कुछ? हाँ, यस बिल्कुल, उन्होंने या तो एक्सप्लोसिव लगे हुए थे वो, या फिर रॉकेट उन्होंने उन ऑफिसर्स के ऊपर फायर किया जिसकी वजह से कोलैप्स हुआ। लेकिन बुगटी साहब की डेड बॉडी को उस वक्त फौज ने हवाले नहीं किया बुगटी ट्राइब। पहले तो वो कई दिन तो वो कोलैप्स केव को एक्सकेवेट करते रहे हैं, ये इमीडिएटली तो बॉडी निकली नहीं थी, वो तो केव कोलैप्स कर गया था। उसके बाद जब बॉडी निकली उनकी शक्लें बहुत बुरी हालत में थी, और उनको उठाकर उधर उनके कोई रिलेटिव्स कहाँ थे, वो डेरा बुगटी ले गए थे, उनके घर लेकर गए हैं बॉडी को, तो रिलेटिव्स तो उधर ही होंगे ना डेरा बुगटी में, वहाँ पहाड़ों में तो रिलेटिव्स नहीं बैठे हुए थे उनके। ये तो मरी बुगटी एरिया में आपने सर्व भी किया है, बड़ा क्लोजली आपने देखा भी है, ऑपरेशन भी किया है। बलूचिस्तान का बुनियादी मसला आपकी नज़र में है क्या, वहाँ पे हो क्यों रहा? और ये ऑपरेशन आप पहले सरबराह ममलिकत भी नहीं है जिन्होंने ऑपरेशन ये किया, अयूब खान, पहले तो जिन्ना साहब ने ही 48 में ऑपरेशन हुआ, फिर अयूब खान साहब के दौर में हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, फिर आपके दौर में हुआ। तो मसला क्या है? मसला क्वाइट क्लियरली देखें, ये मसला तो बहुत पुराना मसला है बलूचिस्तान का। ये हमेशा यहाँ अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया, सोवियत यूनियन, ये हमेशा हमें वहाँ उनकी कोई एस्पिरेशंस थी, बाल्कनाइजिंग पाकिस्तान, जिसमें पख्तूनिस्तान और ग्रेटर बलूचिस्तान उनके आइडियाज़ थे ऑफ गोइंग इनटू द वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो उसमें ये हमेशा वहाँ ये एक टेररिज्म वो करवाते थे, एक्सटर्नल अफ़गानिस्तान को यूज़ करके उधर से वो टेररिज्म करवाते थे। और यही
इन ट्राइबल लोगों को इस्तेमाल करते थे और टेररिज्म करते थे, एंटी पाकिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चला रहे थे वहाँ। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये 50s 60s 70s में थ्रू आउट यही हो रहा था। तो जब कभी भी कोई अपराइजिंग हुई एंटी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ने एक्शन किया उनको कर्ब करने के लिए। यही है अभी भी। आपकी गवर्नमेंट ने जो फवाद जिस मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने इसको ठीक हैंडल नहीं किया, बलूचिस्तान की इशू? नहीं, बहुत अच्छा हैंडल किया था। सारे देखें, जब हम आए थे ये 67 फरारी कैंप्स थे वहाँ पूरे बलूचिस्तान में फैले थे जो टेररिज्म कर रहे थे। आपको याद होगा, हमारी मेमोरी शॉर्ट हैं। आप कह रहे हैं 1999 में ही थे, 2000 में थे? हाँ, उसी वक्त आपको याद हो कि रेलवे लाइन्स उड़ाई जा रही थी, इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स उड़ाए जा रहे थे, रेलवेज़ के ट्रेनों के अटैक आ रहा था, चाइनीज़ को मारा गया, गैस पाइपलाइंस उड़ाई जा रही है। थ्रू आउट यही हो रहा था ना, तो उसी के अगेंस्ट एक्शन फिर करना पड़ा। 67 टेररिस्ट कैंप्स ख़त्म किए गए वहाँ और बिल्कुल अमन अमान तकरीबन रिस्टोर हुई वहाँ। रेट ऑफ द ट्राइबल सरदार होता था, हमने उस सब को ख़त्म करके तमाम बलूचिस्तान को एरिया कर दिया। वो फिर रिवर्ट हो गया, वो सब अब गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो बस यही है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर फ्यूचरिस्टिकली आपने देखना है, यू हैव टू हैव पुलिस फोर्स टू इंश्योर इट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट थ्रू द ट्राइबल सरदार जो अपने लेवीज को इस्तेमाल कर रहा है। आपकी स्टेटमेंट थी जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने कोट किया है कि जब कुछ रॉकेट फायर हुए, आप बलूचिस्तान गए हुए थे, कुछ छोटे से रॉकेट फायर हुए, आप बड़े गुस्से में आ गए, आपने कहा कि इन सरदारों को पता नहीं है मॉडर्न वॉरफेयर का, इनको पता नहीं है व्हाट्स गोइंग टू हिट देम, और वहीं आपने फैसला किया अकबर बुख्ती को मारने का। ये सब नॉनसेंसिकल है, ये तो बहुत पहले की बात है। ये उससे पहले की बात, बहुत पहले की बात है, मुझे अब डेट्स याद है नहीं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट उसका जो है सप्लीमेंट नहीं उसको कर रही थी। सवात में ऑपरेशन किया, कोई उसका आगे पॉलिटिकल हल नहीं है। अभी फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इधर हमारे ज़रब अज़ब जो चल रहा है, इसको भी हम सप्लीमेंट नहीं कर रहे पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो आपको ये नहीं लगता कि एक दफ़ा ठीक है एक्शन हो गया, लेकिन उसको पॉलिटिकली भी तो सप्लीमेंट करना होता है? वो कहाँ? ये कैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकली? बिल्कुल सप्लीमेंट किया। उधर तो इलेक्शंस हुए हैं, थ्रू आउट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2 दफ़ा हुए हैं बलूचिस्तान में, 2 दफ़ा नेशनल इलेक्शंस हुए हैं, बड़े पीसफुली हुए हैं, बहुत फर्स्ट क्लास टर्न आउट था। डेवलपमेंट वाइज बलूचिस्तान में पंजाब से ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था, मैसिव डेवलपमेंट हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ हो रही थी। आपको लगता था कि अगर मज़ीद मौका मिलता तो आप बलूचिस्तान के मसले का एक देरपा हल निकाल पाते? नहीं, देखिए बिल्कुल मोहित साहब, क्या हम बात करें, क्या देर पहल? हम देर पहल ही निकाल रहे थे। देर पहल उनकी बैकवर्डनेस को ख़त्म करना है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उनको एजुकेट करना, उनको जॉब्स देना, यही तो हम कर रहे थे। तो देर पहल और क्या है? और पॉलिटिकल उनको गवर्नमेंट वो चला रहे थे, बड़ा फर्स्ट क्लास देर पहल हो रहा था। और जो सेपरेटिस्ट थे उनको मारा जा रहा था। जो सेपरेटिस्ट है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उनका फ्यूचर कोई नहीं है, उनके साथ डील किया जा रहा था। और क्या है, बस दिस इज द सॉल्यूशन। सो व्हाट अबाउट द मिसिंग पर्संस? देखिए मिसिंग पर्संस, ये इसका पखंड बना हुआ है, हर आदमी मिसिंग पर्संस की बात कर रहा है। पहाड़ों में जब जंग हो रही है, आप एक्शंस कर रहे हैं, FC एंड फ्रंटियर या FC बलूचिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, तो उधर लोग मारे जा रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ गए, कौन मारा जा रहा है पहाड़ों में। दिस बैटल गोइंग ऑन। कुछ लोग गायब होंगे, उसमें से बहुत से लोग खुद कॉन्कॉक्टेड होते हैं, कुछ ये जान के अगर हुकूमत से आप लड़ेंगे और मारे जाएंगे और आप पहाड़ों में हमें हुकूमत को नहीं पता है, तो व्हाट मिसिंग पर्सन? अजल साहब ज़रा रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। जमहूरियत होगी जो बरतानिया और अमेरिका से मुख्तलिफ होगी, वो किस नौइयत की होगी, उसके क्या इंस्टीट्यूशंस होंगे? हाँ यस, अब ना ये दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। देखें, इसमें एक मेन चीज़ जो है फ़ौज। ना फ़ौज की अहमियत जो पाकिस्तान में है वो बेशतर मुल्कों में नहीं है। सर्टेनली नॉट इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेमोक्रेट सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाले जो हैं। हमारी इस लिहाजा फ़ौज का एक रोल विद इन, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमने बनाया, उसमें 4 फौजी डाले उसमें, तो ये एसेंशियल है मेरे। आप ये कह रहे हैं हुकूमत में फ़ौज का किरदार ज़रूरी है? कोई ना कोई किरदार किसी चेक्स एंड बैलेंसेस लाने में, चेक्स एंड बैलेंसेस लाने में, अदरवाइज नहीं।
तो ये है। और दूसरा बहुत सी चीज़ें हैं, देखें बहुत सी, जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चला लिया जो फेल हुआ है यहाँ। एक भी हुकूमत 1947 से ऑनवर्ड्स एक भी हुकूमत सक्सेसफुली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने पाकिस्तान में नहीं की, कोई किसी एक ने भी नहीं की अदर दैन मिलिट्री गवर्नमेंट्स। नाउ ये क्यों? लिहाजा वी नीड टू थिंक कि इसकी टेलरिंग हमारे माहौल के मुताबिक शायद ना हुई हो। लिहाजा आई पर्सनली थिंक अब विद हाइंडसाइट नाउ वी शुड मॉडिफाई, वी शुड गो फॉर मे बी अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वेल, वहाँ वाशिंगटन में भी आप कहेंगे है, तो वी हैव टू स्टडी ऑल दीज सिस्टम्स एंड मे बी इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल। देखिए ना, जनरल साहब की बात में एक तजाद आ जाता है। जब 3 साल इनकी हुकूमत चली, अक्टूबर 1999 से 2002 तक, तो सब लोगों ने तारीफ़ की, मालियाती इदारों ने, डेवलपमेंट बॉडीज़ ने भी तारीफ़ की कि फेयर गवर्नमेंट थी, क्लीन गवर्नमेंट थी, डिलीवर कर रही थी। आप 7 पॉइंट एजेंडा लेके आए। फिर अब हम दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी ब्रादरान से आपके भी बड़े रहे हैं। आप जब चौधरी ब्रादरान को लेकर आए, फिर उनकी तमाम सियासत अंदर आ गई, फिर उन्होंने आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को भी काम ठीक नहीं करने दिया, आपका पुलिस रिफॉर्म ऑर्डर भी फेल हो गया, आपकी बाकी सारी, क्या आपकी मजबूरी थी कि 2002 में आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की सपोर्ट लेनी पड़ी? क्या दबाव था? आपने पैट्रियट बनाई, फैसल सालेहात साहब, इन सब लोगों के केसेस माफ़ करवाए, फिर इधर आए। नहीं, ये बहुत बड़े सवाल आप कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि वो जो पैट्रियट से आप दबाव क्या था आप पे? क्यों आप? कोई दबाव नहीं था, तो कोई दबाव नहीं। लेजिटिमेसी सीख कर रहे थे आप? हम सोच समझ के करते थे हर चीज़। जो भी हम सिस्टम चला रहे थे, वहाँ नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो मैंने बनाया हुआ था, जिसमें हम जो भी इश्यूज़ होते थे, जैसे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनाना चाहिए, डिवॉल्व करना चाहिए, मैंने नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो को दिया, जनरल नकवी को दिया कि आप एनालाइज करें क्या करना है। तो वो फिर आकर सोल्यूशन देते थे हर चीज़ के, और उसको हम टीम के अंदर, एक थिंक टैंक के अंदर सोच समझ के उसको इम्प्लीमेंट करते थे। कोई दबाव नहीं था। नो, जो आप कह रहे हैं, फैसल सालेहात की बात कर दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की आपने। जी जी। वो जब इलेक्शंस हुए 2002 में, एक तो कोई कंपल्जन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का कंपल्जन था। उन्होंने 3 साल दिए थे, 2002 अक्टूबर तक थे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अब विद हाइंडसाइट, बहुत से लोग कहते हैं आपको जाना चाहिए था, 5 साल और मांग लेते आप। वो अब हाइंडसाइट, उस वक्त मैंने सोचा नहीं मांगते हैं, 3 साल हो गए। बुनियादी दबाव सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म का था, उस डिसीजन का था, इन होल्डिंग इलेक्शन। मगरिब का दबाव नहीं था कि आप वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री, नहीं, कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, नहीं कोई दबाव नहीं था, और ना मैं दबाव लेता। देखें बात यह है कि ये हम दबाव को ओवर प्ले करते हैं। ओवर प्ले करते हैं? बिल्कुल, हम ओवर प्ले करते हैं। ऐसे ही अपने आप को उधर के भाई क्यों ले रहे हो दबाव? उनका किसका दबाव है? क्यों दबाव है? कोई ऐसी बात नहीं। आप जन साहब, तो फिर एनआरओ किसके दबाव में किया आपने? नहीं, मैं अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी कोई से दबाव नहीं था, बिल्कुल कोई दबाव नहीं था। हमारी अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक हमने सोच के किया। उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? अब ये आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हो। देखो, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक डील थी उनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उसकी बेनज़ीर के साथ, कि शी विल नॉट कम बैक बिफोर द इलेक्शन, बट एंड इन रिटर्न शी वांटेड द केसेस। दैट वाज द डील। तो कोई बाहर का दबाव नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा सर, एक बात मुझे इससे थोड़ा जुड़ी हुई बात, जो आप पहले बात कर रहे थे, नहीं, एक चीज़ मैं और, क्योंकि वो रह जाएगा, आपने चौधरी का भी नाम ले लिया। सर राइस ने अपनी किताब में लिखा है नो हायर ऑनर में कि कैसे एनआरओ के लिए उसने बहुत कोशिश की, और कैसे डिक शेनी और कॉलिन पावल आपसे सिंपैथेटिक थे, प्रेसिडेंट बुश भी सिंपैथेटिक थे, लेकिन कॉन्डोलीसा राइस का ऑफिस आपके खिलाफ था, और वो लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पीछे खड़े हुए थे। वो बिहाइंड द सीन, राइट। एक होता है मेरे से, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे से, मेरे मुंह पे किसी ने कहा होता, किसी ने नहीं कहा, ठीक है, कि आप बेनज़ीर के वो एनआरओ दो, उनको केसेस ख़त्म करो। नोबडी टोल्ड मी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ हम वो अमेरिका पे डाल देते हैं उठाकर, बिल्कुल। बिहाइंड द सीन यस आई नो कि कॉन्डोलीज़ा राइस की सिंपथीज़ थी बेनज़ीर के साथ, एंड मे बी शी इज़ द वन जिन्होंने उनको कहा कि आप जाएं पाकिस्तान, और वो जो डील थी उसकी वायलेशन उन्होंने की और वो आ गई। वो शायद शी वॉज द वन हु वॉज बिहाइंड द सीन। अदरवाइज आई एम श्योर प्रेसिडेंट बुश नहीं था और डिक चेनी भी नहीं था। जब आपने बेनज़ीर को आने दिया तो आपने फिर आप किसी सूरत मैंने आने नहीं दिया, आप किसी सूरत नवाज शरीफ साहब को, करेक्शन, मैंने नहीं आने दिया, करेक्शन, नो। बट सर इम्बैलेंस तो था ना, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई, उस डील के सहारे आ गई, और आप उनसे सिंपैथेटिक थे, तो फिर आप नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी सियासत से बाहर नहीं रख सकते थे, फिर वो भी आ गए। तो आपका सारा सिस्टम जो आपने खड़ा किया था 1999 के बाद, धड़ाम करके नीचे गिर गया। फिर वही आप उसको आप प्रेमिस ये ले रहे हैं कि मैंने आने दिया। मैंने नहीं आने दिया, डील ये थी कि वो नहीं आएंगी,
उन्होंने वायलेट किया उसे, दैट इज व्हाट हैपेंड। आप इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो आ गई आपकी मर्ज़ी के खिलाफ? वैसे कमज़ोर हो गए थे समझे आप, या ये वो आ गई। तो फिर नवाज शरीफ साहब कैसे आए? देखिए आने से तो कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ साहब कैसे आए? उनको तो 2 दफ़ा आपने पहले निकाला था, शहबाज शरीफ भी आए, नवाज शरीफ भी आए, आप जहाँ एयरपोर्ट से उनको भेज देते थे, फिर वो कैसे आ गए? नहीं वो यस, वो सऊदी अरेबिया वांटेड दैट, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि बेनज़ीर आ गई तो सऊदी क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, उन्होंने, या किंग अब्दुल्ला उस वक्त के किंग थे, उन्होंने कहा कि वी शुड अलाउ हिम टू कम। तो कोई गारंटीज या एश्योरेंसेस आपने नहीं उस वक्त? ये अनरिटन एश्योरेंसेस थी कि ही विल नॉट क्रिएट ट्रबल। जैसा इससे पहले आपने जो है एक पॉइंट रह गया कि वो जो आपने छोड़ दिया कि लगता है आपको छेड़ दिया आपने चौधरी का आपने कहा कि 2002 में आए। देखो चौधरीज ने अपना रोल पूरी तरीके से प्ले किया 2002 में, टू क्रिएट अ पार्टी which could win the election and we won. We couldn't have सिंपल मेजॉरिटी, उसकी वजह से वो फॉरवर्ड ब्लॉक आया, उसकी वजह से वो गवर्नमेंट बनी, उनको फिर प्रैग्मेटिज्म उनके लिए दिखानी पड़ गई है फॉरवर्ड ब्लॉक वालों। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट, बर्निंग सवाल है कि आपको क्यों जरूरत थी व्हेन यू हैड अ क्लीन गवर्नमेंट, आपकी क्लीन गवर्नमेंट थी जो डिलीवर कर रही थी, आपका 7 पॉइंट एजेंडा था, आपने डैम बनाने की बात की, करप्शन अकाउंटेबिलिटी की बात की, आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को ले आए वापस। ये क्या बात कर रहे हो भाई? इलेक्शंस करवाए, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी कि 3 साल बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस हुए, उसमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, राइट, क्यू की, PMLQ की, तो लिहाजा ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनी, उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बन गई। अभी आप BBC को कह रहे हैं कि हमारी ट्रेडिशनल मगरबी जमहूरियत नहीं चलती, अपने दौर में जब आपके पास पावर थी आप दोबारा मगरबी जमहूरियत ही 3 साल के बाद ले आए। नहीं वो यस, उस वक्त नहीं, उस वक्त मैंने सोचा इसी को चलना चाहिए, और ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन की मेजर अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं की थी। अच्छा, वी कुड नॉट कैरी आउट मेजर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, इससे थोड़ा मिलता जुलता मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ। नहीं एक चीज़, सॉरी मैं बार वो रुक जाता है, ये मुईद बीच में रोक देता। बात ये वो 2002 के बाद 5 साल की गवर्नेंस जो हुई है, लेट मी गिव ऑल द क्रेडिट टू चौधरी परवेज इलाही, ही रैन पंजाब वेल। लेट मी से इट ऑन दिस टेलीविजन कि आप उनके 5 साल का दौर लें, पाकिस्तान आगे जा रहा था सोशियो इकोनॉमिकली, पंजाब वाज डूइंग वेरी वेल, सो ही गवर्न पंजाब वेल। तो ये जो कहना है कि चौधरीज ने कर दिया जी, चौधरीज को क्यों किया, तो दिस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में मिलिट्री जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, टर्की की तरह उनको अपने इंस्टीट्यूशन ने बैक नहीं किया। आपने जो रिफॉर्म्स लाए जनरल क्या, और सबसे जो बड़ा आपने जो एक तब्दीली लाए वो हिंदुस्तान के साथ पॉलिसी की थी, जिसको जनरल कियानी साहब ने आके सारे की सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। तो क्या पाकिस्तान की मिलिट्री में इंस्टीट्यूशनल डिसीजन नहीं होते? एक शख्स जो है वो आता है सारा पॉलिसी चेंज कर देता है। नहीं, पहली चीज़ तो ये कि ये जो आपने पॉलिटिक्स में चेंजेस की बात की, बिल्कुल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने जो किया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस लाया मैं, दैट वाज द मेन थिंग। 58(2)B को मेंटेन किया, जो मैं अब भी हक में हूँ कि वो होना चाहिए, उसकी रिमूवल इज़ बैड फॉर पाकिस्तान। क्यों होना चाहिए? चेक चाहिए ना। देखिए यहाँ गवर्नेंस बुरी होती है, आपको किसी को अगर कोई कह नहीं सकता है खुल के, मैं कहता हूँ ये 47 ऑनवर्ड्स आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने अच्छा गवर्न किया पाकिस्तान को, अदर देन मिलिट्री। कोई एक बताएं जिसने पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, विच मीन्स आवाम को खुशहाली दी और मुल्क को तरक्की दी, ये मुझे बताएं किसी एक ने किया? किसी एक ने भी नहीं किया। नाउ ये 58(2)B इज़ एसेंशियल। समबडी शुड हैव द अथॉरिटी कि वो गवर्नमेंट को फोर्स करे, आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अदरवाइज डिज़ोल्व हो जाएंगे, आप जाएंगे। एसेंशियल। उसके उस चेक के ऊपर मैंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेक लगाया कि वो प्रेसिडेंट भी अपनी विम्सिकली गवर्नमेंट को ना रिमूव करे, उसके ऊपर भी चेक लगा दिया, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। तो हमने तो चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए ताकि हुकूमत अच्छी चले और सस्टेनेबल डेमोक्रेसी है। जनरल साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। नाज़रीन वेलकम बैक। हम यहाँ मौजूद हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि चेक सिर्फ एक होना चाहिए जमहूर का इलेक्शन की शक्ल में,
आप उस सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं, 58 भी रख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन चेक है। इलेक्शन देखें, यही एक मिसनोमर है। उसमें मैं तुम्हारी सवाल के भी जवाब देना चाहूँगा ये कि मिलिट्री तो कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री तो एनालाइज करती है, वो अपनी सोच समझ वो क्लियर रखती है कि क्या हो रहा है मुल्क में, अच्छा चल रहा है मुल्क या बुरा चल रहा है। उनको पूरी तरीके से उसकी एनालिसिस हो रही होती है और उन्हें मालूम है कि ये मुल्क इस वक्त अगर बुरा चल रहा है, दे नो दैट इट इज़ नॉट गोइंग वेल, बट दे डोंट कम फॉरवर्ड टू टेक एक्शन, दे आर नॉट सपोज टू। हुकूमत चल रही है, मैकेनिज्म नहीं है, वो चेक्स नहीं है। जिस मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगर होता, वहाँ वो फौजी चीफ बोलता कि भाई आप हुकूमत नहीं ठीक चला रहे हो, अब वो है ही नहीं, तो फिर वह बैठो। अब जब आप मिलिट्री चीफ थे 1997-1999 के टाइम पीरियड में, उस वक्त आपको पता चलता था कि गवर्नेंस ठीक नहीं है? 100% चलता था, हम एनालाइज करते थे, हम तो एनालाइज करते। आपको इतनी कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिली कि आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जाके बताते कि ठीक नहीं चल रही सर? देखिए, मैं डरता मरता किसी से, मैं 10 दफ़ा मैंने कहा नवाज शरीफ साहब को, हाँ बिल्कुल, कि भाई हुकूमत आप, और यहाँ तक मैंने ऑफ़र किया कि देखें मिलिट्री को आप यूज़ करें, हम आपको हेल्प करेंगे, कहाँ आपको चाहिए, कैन वी हेल्प यू टू गवर्न वेल। जब भी तो हम वापडा में आए। वापडा में कैसे आए हम? 35,000 फौजी हमने डिप्लॉय किए थे वापडा को ठीक करने के लिए, इनकी रिक्वेस्ट पे किया। हमने मिलिट्री कोर्स लगाए टेररिज्म से डील करने के लिए इधर सिंध में, कराची में, वो कि इनके कहने पे हमने पुलिस रिफॉर्म्स के सिलसिले में टीम हमने इन्हें दी, बहुत सी और चीज़ें, गोस्ट स्कूल्स के हमने सर्वे की। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए हमने की। जब फौज के आपने कहा कि वो मैकेनिज्म नहीं है, और अब पिछले जो 5-7 साल हैं उसमें हम देखते हैं कि फ़ौज ने कैरी लूगर बिल के ऊपर तो स्टैंड लिया, फ़ौज ने डिफेंस बजट के ऊपर तो कहा कि जी ये आप काम नहीं करेंगे, ये तो हमें देंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जो रिफॉर्म्स थी जिसका लोगों को फ़ायदा था, उस पर वो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। सही, वेल आई एग्री। मतलब देखें, इट डिपेंड्स ऑन द चीफ के किस चीज़ पे वो डायरेक्टली, कैरी लूगर बिल डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा था फ़ौज को। अब NSC हो या ना हो, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं कर रहा फ़ौज को रियली, तो इसलिए शायद वो नहीं कर रहे हैं। नाउ इज़ देयर एनीवन हु हैज़ अ पावर ऑन द प्राइम मिनिस्टर कि भाई आप मुल्क को तो ठीक चलाएं? अच्छा सर, यहाँ पे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही वक्त में देखें ना, एक तो ये भी लोग कहते हैं आपके ऊपर कि आपके दौर में जो इकोनॉमिक तरक्की हो रही थी वो इसलिए भी हो रही थी कि पूरा रीजन ही तरक्की कर रहा था। इंडिया भी 10 उसका GDP जो था वो 10% के ऊपर था, बाकी मुल्क भी ऐसे ही कर रहे थे, पाकिस्तान भी GDP की ग्रोथ। आपने जहाँ पे छोड़ा है, आपकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकी पॉलिसीज़ की, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके ऊपर हम चल रहे थे उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो नहीं हो सकी। इसको पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करे? मतलब कंटिन्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट अगेन, मैं तो इसका जवाब यही दूंगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं होती है। लोग आते हैं, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट वो पॉलिसीज़ को तब्दील करती हैं, बिल्कुल बेधड़क तब्दील करती हैं, और नेगेटिव स्टांस में हो जाती है सारी डेवलपमेंट। और हमारी जो आप कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि रीजन ही बढ़ रहा था, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो कुछ भी हमने अपनी फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स की सिचुएशन को पूरा टर्न अराउंड कर दिया, अर्निंग्स हमने बहुत बढ़ा दी, हमने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर लिया, ये सारा वाज आवर ओन पॉलिसीज़, इट वाज पॉलिसी डिफरेंसेस। अगर रेवेन्यू हमने 306 अरब से 1 ट्रिलियन क्रॉस किया, ये हमारी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। अगर हमने डेट सर्विस लायबिलिटी 5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर पे ले आए, दैट वाज आवर पर्सनल एफर्ट कि हम पेरिस क्लब में गए और उनसे हमने डेट रीशेड्यूलिंग करवाई और डेट माफ़ करवा लिया। काशिफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मेरे नाम लेके आप जनरल साहब से पूछें, रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा कि जनाब मैम नदीम मलिक के एक प्रोग्राम के अंदर जनरल शाहिद अजीज़, जिनको आपने नैब का चेयरमैन बनाया, उन्होंने उस प्रोग्राम में ये कहा कि 2005 का जब वो लेकर गए नैब का रिपोर्ट, तो उन्होंने 2006 के शुरू में उन्होंने आपको कहा कि हमारे पास डब्बे भरे पड़े हैं 2-3, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और ख़ानदान के बारे में बहुत सी एविडेंस है, हमने उसके ऊपर फर्दर काम करना है, प्रोसेस उसको नहीं किया, अगर ये वापस आते हैं कि मुझे अरेस्ट करना होगा, मेरे पास एक प्रोसेस्ड केसेस होने चाहिए। आपने उन्हें कहा कि नहीं, हमारी इनके साथ पॉलिटिकल डील हो रही है,
इसको प्रोसेस ना करें। उन्होंने कहा हमारे पास 2 डब्बे भर पड़े हैं। ये सब कुछ उन्होंने टीवी प्रोग्राम में, और बाद में शाहिद अजीज़ साहब ने ये अपनी किताब जो लिखी है जनरल शाहिद अजीज़ ने, उसमें भी उन्होंने लिखा। आपने उनको कहा कि नहीं 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 वो डब्बे बंद रहने दें और ये हम उनके साथ सियासी तौर पर डील कर रहे हैं। क्या सियासी तौर पे 2006 के शुरू में आप नवाज शरीफ से डील कर रहे थे और या क्या केसेस थे जो आपने नहीं चलने दिए? ये मुझे अगर ये डब्बे लाते ना, मैं तो कहता बहुत खुश, 4 डब्बे और लाओ, शुरू कर। किताब में भी लिखा है उन्होंने, प्रोग्राम में बोल रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सरासर झूठ, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर होता तो मैं तो कहता 4 डब्बे और लाओ यार, करो शुरू। वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन थी, आप उस वक्त कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई केस वेस नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो बहुत थी। ये लोगों ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ बनाई हुई थी, इन लोगों ने पीपल्स पार्टी बेनज़ीर और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे वो सब इन्हीं के बनाए हुए थे ना, हमारे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। केसेस तो थे लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि ट्रायल। ऐसी वजह तो नहीं थी कि चूंकि आप उनके साथ एक डील कर चुके थे सऊदी अरब जाने की, आप नहीं चाहते थे कि कोई नए लीगल केसेस आपके ऊपर? कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टोटल लाइज, एब्सोल्यूट कंकॉक्टेड। डब्बे होंगे वो और बात है, लेकिन कंकॉक्शन है, मेरे पास कोई नहीं है। आपके पास नहीं है, आपको याद शाहिद अजीज? नहीं याद बिल्कुल आई नहीं। देखिए शाहिद अजीज साहब तो आपके पास नहीं आए और वो ठीक है, उनकी किताब भी टोटल जो है वो ऐसी है, लेकिन ये तो हकीकत है कि जब आपने हुकूमत संभाली थी तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुकदमात थे जो आपने आगे नहीं चलाए और आपने दोनों के साथ अलहदा पॉलिटिकल डील्स की। और उसी की वजह से आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है वो वही है जो 90 की दिहाई में थी। सही नहीं, आई एग्री। देखें जब ये 90 जब ये गए हैं किंग कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला के कहने पे, जब हमने एग्री किया कि इनको भेज देते हैं, तो यस इंडीड देयर वाज अ डील। यस इंडीड इनकी जो इंडस्ट्रियल पता नहीं जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ था उसका डिसाइड हुआ था, और ये नैब ही ने किया था कि इनसे कौन सी प्रॉपर्टी इनकी ली जाएगी और कौन सी मिल वगैरह कुछ डील हुई थी, मुझे याद भी नहीं है डिटेल्स उसकी। ये तो आप फेलियर मानेंगे कि आप जो पॉलिटिकल कल्चर में जो तब्दीली लाना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी जो लाना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि एक पॉजिटिव तब्दीली आप ला सकेंगे, वो तो आप नहीं ला सके फिर। हाँ यस, अकाउंटेबिलिटी देखें उसमें मैं एग्री करूँगा कि 100% सक्सेस किसी चीज़ में, इन किस्म की चीज़ों में पाकिस्तान जैसे माहौल में, पॉलिटिकल माहौल में बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ आप जैसे आपने मिसाल दी 2002 की, अब जब आप कोलिशन बनाना चाहते हैं टू मेक अ गवर्नमेंट, तो उसमें आपको प्रैग्मेटिज्म दिखानी पड़ती है अगेंस्ट सर्टेन इंडिविजुअल्स, सर्टेन लीडर्स, उधर ये कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं, प्रैग्मेटिज्म आ जाती है। तो वाइल अकाउंटेबिलिटी हो रही थी, वाइल नैब की बहुत सक्सेसेस हैं, कोई मेरे ख्याल में 300 अरब रुपए तक इन्होंने रिकवरीज की हैं। इन्होंने तमाम जो वो कोऑप स्कैम वाली कंपनीज, तो इन सब से लेकर पैसे गरीब लोगों में उनके लोन्स वापस किए हैं, हज़ारों लोगों के लोन्स वापस गए हैं। मैंने चेक सुने देता रहा हूँ शुरू में, पहले शुरू 1999 से लेकर खालिद मकबूल साहब के दौर, बाद में जब पॉलिटिकल वो शुरू, पहले 3 साल में टोटली मैंने तो उनको टोटल अथॉरिटी दी हुई थी कि यू विल गेट होल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ये तो हम कह रहे हैं कि पहले 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद की जो 5 साल की परफॉर्मेंस है, उसमें फ़र्क है। यस सर्टनली फ़र्क है, बिकॉज जैसे मैंने कह दिया, वहाँ पहले 3 साल में मेरे सिलेक्टेड लोग थे, उसके बाद इलेक्टेड लोग आए और उन उधर प्रैग्मेटिज्म वगैरह। फवाद ने बात की चल साहब के जो लेगेसी आपकी बनती है, देखिए बहुत सी चीज़ें आप करना चाहते थे। आपने कालाबाग डैम बनाने का पानी पे इनिशिएटिव लिया, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आई, बैठ गए। आपने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर मॉडरेट करना चाहा, उसको आपने कहा डिप्टी कमिश्नर की परमिशन के बगैर इस तरह की दरख्वास्त नहीं आ सकेगी, ब्लास्फेमी की रेजिस्टेंस आई, आप डर गए। नहीं फिर क्या हुआ सर? हमने किया, बिल्कुल हमने वो इंट्रोड्यूस किया था। चाहिए कि कोई नहीं लाएगा ब्लास्फेमी का केस जब तक डिप्टी कमिश्नर। जब चीज़ एनालाइज, एक तो ये जो है ना आप लोगों की ब्लैक एंड वाइट में देखना, डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज़ करते हैं, हाँ भाई ब्लास्फेमी की कंसिडरेशन, चलो शुरू करो, आप कंसिडर कर रहे हैं, अब उसकी फिर प्रोज एंड कॉन्स देखकर कुछ फैसले करते हैं आप। ये फैसले में कि जी आप डर गए पीछे हो गए, वो आया आप डर गए पीछे, ऐसे नहीं होता है। इसमें ब्लास्फेमी का बिल्कुल 100% हमने चेक किया और हमने मालूम किया कि ब्लास्फेमी लॉ है, एक सेकेंड, दैट ब्लास्फेमी लॉ 50 और मुल्कों में है। तो ब्लास्फेमी लॉ इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ देयर, इट इज़ द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसको हटना, रिमूव नहीं करना चाहिए, मैंने एग्री किया बिल्कुल। चेक और फिल्टर अब इसमें लेकिन हमने सोचा कि इसमें चेक डालते हैं, इसकी मिस
मिस एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस जो है ना उसको चेक करना है। ब्लास्फेमी लॉ गलत नहीं है, उसकी मिस यूज चेक आ सका कोई? चेक यही हुआ ना, चेक हमने कहा डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगी, पहले लॉयर के जज वो जुडिशरी के पास जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट एफआईआर हो रही है ना सर? वो वापस हो गया ना, वो वापस हो गया, वरना हमने ये किया था। तो ये ब्लास्फेमी में भी हमने किया। पहला जो आपने किया था क्या, कालाबाग डैम पे, कालाबाग डैम पे बनाने का फैसला ही नहीं था। पहले मैं गया कि देखो घबरा गए वगैरह ये भाई देखो घबराने की बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। कालाबाग डैम है, मैं गया कि मैं चलो सिंध और फ्रंटियर में जाता हूँ, मैं इनको मनवाता हूँ, ठीक है। दैट इज़ द वे ऑफ डूइंग इट। सिंध में अपराइजिंग हो जाएगी अगर आप ये कालाबाग डैम बनाएंगे, इट्स अ सीरियस इशू। तो बैठे हुए मैं इस्लामाबाद प्रेसिडेंसी से कह दूँ कालाबाग शुरू कर दो जी, ऐसे नहीं होता भाई। तो मैं इधर आया हूँ, मैं जाम शोर हो गया हूँ। जो गढ़ थी और सिक्योरिटी वालों से ने कहा यहाँ नहीं जाओ, मैंने कालाबाग के ऊपर वहाँ लेक्चर दिया है और उनसे डिस्कशन किया है, स्टूडेंट से, फैकल्टी से और तमाम हैदराबाद के एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सके ना, जो आप खुद कहते हैं, आप नहीं कर सके इसलिए क्योंकि पॉलिटिशियंस हमारे सपोर्टर्स जो सिंध के थे, उन्होंने कहा जीतना हारना तो छोड़ें, हम अपने गाँव में नहीं जा सकेंगे अगर कालाबाग डैम शुरू किया। आप अपनी पॉलिटिकल टीम भी नहीं बना सके, जिसको आपने 5 साल बनाया टीम को, वो 2007 के बाद एक इलेक्शन हारी तो वो बिखर ही गई। यस ना, उसमें फ्रैंकली देखें उसकी एनालिसिस अगर मैं करता हूँ, लीडरशिप लैकिंग, ठीक है ना, एक लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप वाज लैकिंग। आई वाज नॉट द लीडर ऑफ PMLQ, इट वाज चौधरी शुजात। एंड फ्रैंकली वाइल आई प्रेज देम, मैं तो उनको बीबा आदमी कहता हूँ वगैरह, लेकिन वो जो कैरिज्मा रिक्वायर्ड है टू ड्रॉ पीपल एंड मेक इट इनटू अ पार्ट, वो लैकिंग है। तो इसलिए PMLQ हारी, पीपल्स पार्टी आई, PMLN आई, तो वो लोग सारे जो हैं उनकी लोटागर्दी तो मशहूर है, वो सारे छोड़ छाड़ के उस तरफ चले गए जहाँ जो गवर्नमेंट बना रहे थे, बस ये। लेकिन सर जब आप इक़्तिदार से लहदा हुए, जब आपने सदारत से इस्तीफ़ा दिया, क्या आपको नहीं लगता कि आपको उस वक्त पाकिस्तान रहना चाहिए था? और आपके छोड़ के जाने की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसमें PMLQ बिखर गई। छोड़ के तो उस वक्त गए जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने अस्यूम कर लिया मार्च 2009 में, आप 15 दिन में चले गए। आपको पता था कि ये कुछ करेंगे? नहीं, ये मैं नहीं देखे। मैंने रिज़ाइन किया अगस्त 2008 में, गया मैं अप्रैल 2009 में। मार्च में रेस्टोर हो गए इफ्तिखार चौधरी, मार्च 2009 में। हाँ मेरे ख्याल में ये। और आप खुद गए या आपको कहा कि जाए? नहीं, कोई बिल्कुल। चानी साहब ने कहा कि हम आपको गारंटी नहीं कर सकते प्रोटेक्शन। मतलब वो ये सारी चीज़ें तो हुई, यस, लेकिन कोई मुझे फोर्स नहीं किया गया कि आप चले जाएं पाकिस्तान छोड़ के, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने खुद ने पहले तो रिज़ाइन करना, मैंने खुद ने सोचा जब मैं एक यूजलेस एक प्रेसिडेंट हूँ बैठा हुआ, 58(2) भी नहीं हो और असेंबलीज़ में मेरे ख़िलाफ़ बातें हो रही हों, सारे प्राइम मिनिस्टर्स मेरे ख़िलाफ़ हों, तो मैं क्या, मैंने प्रेसिडेंसी में बैठ के इम्पीचमेंट की तो थ्रेट आपके लिए जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने मिल के आपके सामने एक इम्पीचमेंट फैक्टर खड़ा कर दिया। लेकिन यस वो फैक्टर था, लेकिन उसकी वजह से मैंने रिज़ाइन नहीं किया। बहुत से लोग भी आकर मुझे ये कह रहे थे कि इम्पीचमेंट ये ऐसे ही डरा रहे हैं, आप नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम ये केस लड़ेंगे और जुडिशली भी आपको, लीगली भी आपको जितवा देंगे। तो ये मैंने इसको सारी चीज़ को एनालाइज़ किया और मैंने सोचा कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन इम्पीच मैं होता हूँ या नहीं होता हूँ। एक पावरलेस, टूथलेस प्रेसिडेंट जिसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, तो आई एम नॉट प्रेसिडेंट तारड़ और अब दूसरे नाम में, सॉरी नाम नहीं लेने चाहिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। है कहाँ गए, कौन मारा जा रहा है पहाड़ों में, दिस बैटल गोइंग ऑन। कुछ लोग गायब होंगे, उसमें से बहुत से लोग खुद कंकॉक्टेड होते हैं, कुछ ये जान के अगर हुकूमत से आप लड़ेंगे और मारे जाएंगे और आप पहाड़ों में, हमें हुकूमत को नहीं पता है, तो व्हाट मिसिंग पर्सन। अजल साहब ज़रा रुकिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। जमहूरियत होगी जो बरतानिया और अमेरिका से मुख्तलिफ होगी, वो किस नौइयत की होगी, उसके क्या इंस्टीट्यूशंस होंगे? यस, अब ना ये दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। देखें इसमें एक मेन चीज़ जो है फ़ौज ना, फ़ौज की अहमियत जो पाकिस्तान में है वो बेशतर मुल्कों में नहीं है। सर्टेनली नॉट इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेमोक्रेट्स सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाले जो हैं। हमारी इस लिहाजा फ़ौज का एक रोल विद इन, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं,
जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमने बनाया, उसमें 4 फौजी डाले उसमें, तो ये एसेंशियल है मेरे। आप ये कह रहे हैं हुकूमत में फ़ौज का किरदार ज़रूरी है, कोई ना कोई किरदार किसी चेक्स एंड बैलेंसेस लाने में, चेक्स एंड बैलेंसेस लाने में, अदरवाइज नहीं। तो ये है। और दूसरा बहुत सी चीज़ें हैं, देखें बहुत चीज़ें, जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम चला लिया जो फेल हुआ है यहाँ। एक भी हुकूमत 1947 से ऑनवर्ड्स एक भी हुकूमत सक्सेसफुली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने पाकिस्तान में नहीं की, कोई किसी एक ने भी नहीं की अदर दैन मिलिट्री गवर्नमेंट्स। नाउ ये क्यों? लिहाजा वी नीड टू थिंक कि इसकी टेलरिंग हमारे माहौल के मुताबिक शायद ना हुई हो। लिहाजा आई पर्सनली थिंक अब विद हाइंडसाइट नाउ वी शुड मॉडिफाई, वी शुड गो फॉर मे बी अ प्रेजिडेंशियल सिस्टम। वेल, वहाँ वाशिंगटन में भी आप कहेंगे है, तो वी हैव टू स्टडी ऑल दीज सिस्टम्स एंड मे बी इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल। देखिए ना, जनरल साहब की बात में एक तजाद आ रहा था। जब 3 साल इनकी हुकूमत चली, अक्टूबर 1999 से 2002 तक, तो सब लोगों ने तारीफ़ की, मालियाती इदारों ने, डेवलपमेंट बॉडीज़ ने भी तारीफ़ की कि फेयर गवर्नमेंट थी, क्लीन गवर्नमेंट थी, डिलीवर कर रही थी। आप 7 पॉइंट एजेंडा लेके आए। फिर अब हम दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी बरादरान से आपके भी बड़े रहे हैं। आप जब चौधरी बरादरान को लेकर आए, फिर उनकी तमाम सियासत अंदर आ गई, फिर उन्होंने आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को भी काम ठीक नहीं करने दिया, आपका पुलिस रिफॉर्म ऑर्डर भी फेल हो गया, आपकी बाकी सारी थी। क्या आपकी मजबूरी थी कि 2002 में आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की सपोर्ट लेनी पड़ी? क्या दबाव था? आपने पैट्रियट बनाई, फैसल साले हयात साहब, इन सब लोगों के केसेस माफ़ करवाए, फिर इधर आए। नहीं, ये बहुत बड़े सवाल आप कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि वो जो पैट्रियट से आप दबाव क्या था आप पे? क्यों आप? कोई दबाव नहीं था, तो कोई दबाव नहीं। लेजिटिमेसी सीख कर रहे थे आप? हम सोच समझ के करते थे हर चीज़। जो भी हम सिस्टम चला रहे थे, वहाँ नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो मैंने बनाया हुआ था, जिसमें हम जो भी इश्यूज़ होते थे, जैसे गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट बनाना चाहिए, डिवॉल्व करना चाहिए, मैंने नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो को दिया, जनरल नकवी को दिया कि आप एनालाइज करें क्या करना है। तो वो फिर आकर सोल्यूशन देते थे हर चीज़ की, और उसको हम टीम के अंदर, एक थिंक टैंक के अंदर सोच समझ के उसको इम्प्लीमेंट करते थे। कोई दबाव नहीं था। नो, जो आप कह रहे हैं, फैसल सालेहात की बात कर दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की आपने। जी जी। वो जब इलेक्शंस हुए 2002 में, एक तो कोई कंपल्जन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का कंपल्जन था। उन्होंने 3 साल दिए थे, 2002 अक्टूबर तक थे। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अब विद हाइंडसाइट, बहुत से लोग कहते हैं आपको जाना चाहिए था, 5 साल और मांग लेते आप। वो अब हाइंडसाइट, उस वक्त मैंने सोचा नहीं मांगते हैं, 3 साल हो गए। बुनियादी दबाव सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म का था, उस डिसीजन का था, इन होल्डिंग इलेक्शन। मगरिब का दबाव नहीं था कि आप वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री, कोई मगरिब नहीं, कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, नहीं कोई दबाव नहीं था, और ना मैं दबाव लेता। देखें बात यह है कि ये हम दबाव को ओवर प्ले करते हैं। ओवर प्ले करते हैं? बिल्कुल, हम ओवर प्ले करते हैं। ऐसे ही अपने आप उधर के भाई क्यों ले रहे हो दबाव उनका? किसका दबाव है? क्यों दबाव है? कोई ऐसी बात नहीं। आप जन साहब, तो फिर एनआरओ किसके दबाव में किया आपने? नहीं, मैं अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी कोई से दबाव नहीं था, बिल्कुल कोई दबाव नहीं था। हमारी अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक हमने सोच के किया। उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? अब ये आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हो। देखो, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक डील थी उनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उसकी बेनज़ीर के साथ, कि शी विल नॉट कम बैक बिफोर द इलेक्शन, बट एंड इन रिटर्न शी वांटेड द केसेस। दैट वाज द डील। तो कोई बाहर का दबाव नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा सर, एक बात मुझे इससे थोड़ा जुड़ी हुई बात जो आप पहले बात कर रहे थे, नहीं, एक चीज़ मैं और, क्योंकि वो रह जाएगा, आपने चौधरी का भी नाम ले लिया। सर राइस ने अपनी किताब में लिखा है नो हायर ऑनर में कि कैसे एनआरओ के लिए उसने बहुत कोशिश की, और कैसे डिक शेनी और कॉलिन पावल आपसे सिंपैथेटिक थे, प्रेसिडेंट बुश भी सिंपैथेटिक थे, लेकिन कॉन्डोलीसा राइस का ऑफिस आपके खिलाफ था, और वो लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पीछे खड़े हुए थे। वो बिहाइंड द सीन, राइट? बिहाइंड द सीन। एक होता है मेरे से, मैं जो कह रहा हूँ मेरे से, मेरे मुंह पे किसी ने कहा होता, किसी ने नहीं कहा, ठीक है, कि आप बेनज़ीर के वो एनआरओ दो, उनको केसेस ख़त्म करो। नोबडी टोल्ड मी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ हम वो अमेरिका पे डाल देते हैं उठाकर, बिल्कुल। बिहाइंड द सीन यस आई नो कि कॉन्डोलीज़ा राइस की सिंपथीज़ थी बेनज़ीर के साथ, एंड मे बी शी इज़ द वन जिन्होंने उनको कहा कि आप जाएं पाकिस्तान, और वो जो डील थी उसकी वायलेशन उन्होंने की और वो आ गए। वो शायद शी वॉज द वन हु वॉज बिहाइंड द सीन। अदरवाइज आई एम श्योर प्रेसिडेंट बुश नहीं था और डिक चेनी भी नहीं जब था। आपने बेनज़ीर को आने दिया तो आपने फिर आप किसी सूरत मैंने आने नहीं दिया। आप किसी सूरत नवाज शरीफ साहब को करेक्शन, मैंने नहीं आने दिया, करेक्शन।
नो बट सर इम्बैलेंस तो था ना, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई, उस डील के सहारे आ गई और आप उनसे सिंपैथेटिक थे, तो फिर आप नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी सियासत से बाहर नहीं रख सकते थे, फिर वो भी आ गए, तो आपका सारा सिस्टम जो आपने खड़ा किया था 1999 के बाद धड़ाम करके नीचे गिर गया। फिर वही आप उसको आप प्रेमिस ये ले रहे हैं कि मैंने आने दिया, मैंने नहीं आने दिया। डील ये थी कि वो नहीं आएंगी, उन्होंने वायलेट किया उससे, दैट इज व्हाट हैपेंड। आप इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो आ गई आपकी मर्जी के खिलाफ? वैसे कमज़ोर हो गए थे समझे आप, या ये वो आ गई। तो फिर नवाज शरीफ साहब कैसे आए? देखिए आने से तो कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ साहब कैसे आए? उनको तो 2 दफ़ा आपने पहले निकाला था, शहबाज शरीफ भी आए, नवाज शरीफ भी आए, आप जहाँ एयरपोर्ट से उनको भेज देते थे, फिर वो कैसे आ गए? नहीं वो यस, वो सऊदी अरेबिया वांटेड दैट, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि बेनज़ीर आ गई तो सऊदी क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, उन्होंने, या किंग अब्दुल्ला उस वक्त के किंग थे, उन्होंने कहा कि वी शुड अलाउ हिम टू कम। तो कोई गारंटीज या एश्योरेंसेस आपने नहीं उस वक्त? ये अनरिटन एश्योरेंसेस थी कि ही विल नॉट क्रिएट ट्रबल हो रही थी। वो इसलिए भी हो रही थी कि पूरा रीजन ही तरक्की कर रहा था। इंडिया भी 10 उसका जीडीपी जो था वो 10% के ऊपर था, बाकी मुल्क भी ऐसे ही कर रहे थे, पाकिस्तान भी कर रहा था जीडीपी ग्रोथ। आपने जहाँ पे छोड़ा है, आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकी पॉलिसीज़ की, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके ऊपर हम चल रहे थे उसके ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो नहीं हो सकी। इसको पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करे? हाँ, मतलब कंटिन्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट अगेन, मैं तो इसका जवाब यही दूंगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं होती है। लोग आते हैं, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट वो पॉलिसीज़ को तब्दील करती हैं, बिल्कुल बेधड़क तब्दील करती हैं, और नेगेटिव स्टांस में हो जाती है सारी डेवलपमेंट। और हमारी जो आप कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में डेवलपमेंट इसलिए हुई क्योंकि रीजन ही बढ़ रहा था, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो कुछ भी हमने अपनी फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स की सिचुएशन को पूरा टर्न अराउंड कर दिया, अर्निंग्स हमने बहुत बढ़ा दी, हमने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर लिया, ये सारा वॉज आवर ओन पॉलिसीज़, इट वॉज पॉलिसी डिफरेंसेस। अगर रेवेन्यू हमने 306 अरब से 1 ट्रिलियन क्रॉस किया, ये हमारी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। अगर हमने डेट सर्विस लायबिलिटी 5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर पे ले आए, दैट वाज आवर पर्सनल एफर्ट कि हम पेरिस क्लब में गए और उनसे हमने डेट रीशेड्यूलिंग करवाई और डेट माफ़ करवा लिया। काशिफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मेरे नाम लेके आप जनरल साहब से पूछें, रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा कि जनाब मैं नदीम मलिक के एक प्रोग्राम के अंदर जनरल शाहिद अजीज़, जिनको आपने नैब का चेयरमैन बनाया, उन्होंने उस प्रोग्राम में ये कहा कि 2005 का जब वो लेकर गए नैब का रिपोर्ट, तो उन्होंने 2006 के शुरू में उन्होंने आपको कहा कि हमारे पास डब्बे भरे पड़े हैं 2-3, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और ख़ानदान के बारे में बहुत सी एविडेंस है, हमने उसके ऊपर फर्दर काम करना है। प्रोसेस उसको नहीं किया, अगर ये वापस आते हैं कि मुझे अरेस्ट करना होगा, मेरे पास एक प्रोसेस्ड केसेस होने चाहिए। आपने उन्हें कहा कि नहीं, हमारी इनके साथ पॉलिटिकल डील हो रही है, इसको प्रोसेस ना करें। उन्होंने कहा हमारे पास 2 डब्बे भरे पड़े हैं। ये सब कुछ उन्होंने टीवी प्रोग्राम में, और बाद में शाहिद अजीज़ साहब ने ये अपनी किताब जो लिखी है जनरल शाहिद अजीज़ ने, उसमें भी उन्होंने लिखा। आपने उनको कहा कि नहीं वो डब्बे बंद रहने दें, और ये हम उनके साथ सियासी तौर पर डील कर रहे हैं। क्या सियासी तौर पे 2006 के शुरू में आप नवाज शरीफ से डील कर रहे थे, और या क्या केसेस थे जो आपने नहीं चलने दिए? ये मुझे अगर ये डब्बे लाते ना, मैं तो कहता बहुत खुश, 4 डब्बे और लाओ, शुरू कर। किताब में भी लिखा है उन्होंने, प्रोग्राम में बोल रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर होता तो मैं तो कहता 4 डब्बे और लाओ यार, करो शुरू। वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन थी, आप उस वक्त कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई केस वेस नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो बहुत थी, लोगों ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ बनाई हुई थी, इन लोगों ने पीपल्स पार्टी बेनज़ीर और आसिफ जरदारी के खिलाफ जो केसेस थे वो सब इन्हीं के बनाए हुए थे ना, हमारे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। केसेस तो थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि ट्रायल। ऐसी वजह तो नहीं थी कि चूंकि आप उनके साथ एक डील कर चुके थे सऊदी अरब जाने की, आप नहीं चाहते थे कि कोई नए लीगल केसेस आपके ऊपर? कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टोटल लाइज, एब्सोल्यूट कंकॉक्टेड। डब्बे होंगे वो और बात है, लेकिन कंकॉक्शन है, मेरे पास कोई नहीं है। आपके पास नहीं है, आपको याद शाहिद अजीज? नहीं याद बिल्कुल आई नहीं। देखिए शाहिद अजीज साहब तो आपके पास नहीं आए, और वो ठीक है, उनकी किताब भी टोटल जो है वो ऐसी है। लेकिन ये तो हकीकत है कि जब आपने हुकूमत संभाली थी तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुकदमात थे जो आपने आगे नहीं चलाए, और आपने दोनों के साथ अलहदा पॉलिटिकल डील्स की। और उसी की वजह से आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है वो वही है जो 90 की दहाई में थी। सही नहीं, आई एग्री। देखें, जब ये
जब ये गए हैं किंग क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला के कहने पे, जब हमने एग्री किया कि इनको भेज देते हैं, तो यस इंडीड देयर वाज अ डील। यस इंडीड इनकी जो इंडस्ट्रियल पता नहीं जो कुछ भी इन्होंने किया हुआ था उसका डिसाइड हुआ था, और ये नैब ही ने किया था कि इनसे कौन सी प्रॉपर्टी इनकी ली जाएगी और कौन सी मिल वगैरह कुछ डील हुई थी, मुझे याद भी नहीं है डिटेल्स उसकी। ये तो आप फेलियर मानेंगे कि आप जो पॉलिटिकल कल्चर में जो तब्दीली लाना चाहते थे, अकाउंटेबिलिटी जो लाना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि एक पॉजिटिव तब्दीली आप ला सकेंगे, वो तो आप नहीं ला सके फिर। हाँ यस, अकाउंटेबिलिटी देखें उसमें मैं एग्री करूँगा कि 100% सक्सेस किसी चीज़ में, इन किस्म की चीज़ों में पाकिस्तान जैसे माहौल में, पॉलिटिकल माहौल में बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ आप जैसे आपने मिसाल दी 2002 की, अब जब आप कोलिशन बनाना चाहते हैं टू मेक अ गवर्नमेंट, तो उसमें आपको प्रैग्मेटिज्म दिखानी पड़ती है अगेंस्ट सर्टेन इंडिविजुअल्स, सर्टेन लीडर्स, उधर ये कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं, प्रैग्मेटिज्म आ जाती है। तो वाइल अकाउंटेबिलिटी हो रही थी, वाइल नैब की बहुत सक्सेसेस हैं, कोई मेरे ख्याल में 300 अरब रुपए तक इन्होंने रिकवरीज की हैं। इन्होंने तमाम जो वो कोऑप स्कैम वाली कंपनीज, तो इन सब से लेकर पैसे गरीब लोगों में उनके लोन्स वापस किए हैं, हज़ारों लोगों के लोन्स वापस गए हैं। मैंने चेक उन्हें देता हूँ शुरू में, पहले शुरू 1999 से लेकर खालिद मकबूल साहब के दौर, बाद में जब पॉलिटिकल वो शुरू, पहले 3 साल में टोटली मैंने तो उनको टोटल अथॉरिटी दी हुई थी कि यू विल गेट होल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ये तो हम कह रहे हैं कि पहले 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद की जो 5 साल की परफॉर्मेंस है, उसमें फ़र्क है। यस, सर्टनली फ़र्क है, बिकॉज जैसे मैंने कह दिया, वहाँ पहले 3 साल में मेरे सिलेक्टेड लोग थे, उसके बाद इलेक्टेड लोग आए, और उन उधर प्रैग्मेटिज्म वगैरह। फवाद ने बात की चल साहब के जो लेगेसी आपकी बनती है, देखिए बहुत सी चीज़ें आप करना चाहते थे। आपने कालाबाग डैम बनाने का पानी पे इनिशिएटिव लिया, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आई, बैठ गए। आपने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर मॉडरेट करना चाहा, उसको आपने कहा डिप्टी कमिश्नर की परमिशन के बगैर इस तरह की दरख्वास्त नहीं आ सकेगी, ब्लास्फेमी की रेजिस्टेंस आई, आप डर गए। नहीं, फिर क्या हुआ सर? हमने किया, बिल्कुल हमने वो इंट्रोड्यूस किया था। चाहिए कि कोई नहीं लाएगा ब्लास्फेमी का केस जब तक डिप्टी कमिश्नर। जब चीज़ एनालाइज, एक तो ये जो है ना आप लोगों की ब्लैक एंड वाइट में देखना, डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज़ करते हैं, हाँ भाई ब्लास्फेमी की कंसिडरेशन, चलो शुरू करो, आप कंसिडर कर रहे हैं, अब उसकी फिर प्रोज एंड कॉन्स देखकर कुछ फैसले करते हैं आप। ये फैसले में कि जी आप डर गए पीछे हो गए, वो आया आप डर गए पीछे, ऐसे नहीं होता है। इसमें ब्लास्फेमी का बिल्कुल 100% हमने चेक किया, और हमने मालूम किया कि ब्लास्फेमी लॉ है, एक सेकेंड, दैट ब्लास्फेमी लॉ 50 और मुल्कों में है, तो ब्लास्फेमी लॉ इज़ रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप खुल के उसको एक्सप्लेन करें, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की तारीख से भी है, और वो तारीख का बहुत अहम मरहला भी है, उसको बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। जब हम बहुत से सियासतदानों से बात करते हैं पंजाब में, जैसे PMLN की लीडरशिप है, बलोच लीडरशिप है, वो समझते हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि आप मरी में कहीं थे, किसी पार्टी में थे, फंक्शन में थे, मैंने तो सुना है कि डांस कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको पता चला कि भुगती जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं, आपको मैसेज आया और आपने कहा एलिमिनेट हिम, एक सिंगल वर्ड में, उसके बाद अकबर भुगती को मार दिया गया। तो क्या आपने इसकी कोई खुल के समझाएं इसमें कि ये क्या है, मतलब वॉज इट लाइक दिस कि आपने कहा कि मार दें इनको, और आपने कहा था कि जी हम तो जब रॉकेट फायर हुए तो आपने उसी वक्त कह दिया था कि इनको मार दें? देखिए, पहली चीज़ तो ये ना मैं मरी में था, ना मैं डांस कर रहा था। दूसरी चीज़, अब मेन इशू कि वहाँ से टेलीफोन देख के, पहाड़ों में मरी बुगती एरिया में पता नहीं जो गया हुआ है उसको पता होगा, वहाँ से पता नहीं कौन समझ रहा है कि कोई मोबाइल टेलीफोन मेरे साथ डायरेक्ट लिंक है। और आर्मी की कमांड चैनल्स होती हैं, कोई प्रेसिडेंट बैठा हुआ नहीं, डायरेक्टली वहाँ एक कर्नल इंचार्ज है उस ऑपरेशन का, जो उसको ऑर्डर दे रहा है मारो या ना मारो। दूसरी बात ये है कि जो मिलिट्री को थोड़ा बहुत भी समझता है, उधर अंदर उस केव के अंदर, जो केव कोलैप्स हुआ है, 4 ऑफिसर्स थे अंदर, वो ट्रैप हुए हैं, वो भी शहीद हुए हैं। अब किसी को मारने जाना हो तो 4 ऑफिसर नहीं जाते हैं, तो मुझे कोई शक ही नहीं है वहाँ एक खुदकशी हुई है या फिर एक फायरिंग हुई है। भुगती साहब ने एक्सप्लोड किया है कुछ? हाँ, यस बिल्कुल, उन्होंने या तो एक्सप्लोसिव लगे हुए थे वो, या फिर रॉकेट उन्होंने उन ऑफिसर्स के ऊपर फायर किया, जिसकी वजह से कोलैप्स हुआ। लेकिन भुगती साहब की डेड बॉडी को उस वक्त फौज ने हवाले नहीं किया भुगती ट्राइब। पहले तो वो कई दिन तो वो कोलैप्स केव को एक्सकेवेट करते रहे हैं, ये इमीडिएटली तो बॉडी निकली नहीं थी, वो तो केव कोलैप्स कर गया था।
उसके बाद जब बॉडी निकली उनकी शक्लें बहुत बुरी हालत में थी और उनको उठाकर उधर उनके कोई रिलेटिव्स कहाँ थे, वो डेरा बुगती ले गए थे, उनके घर लेकर गए हैं बॉडी को। तो रिलेटिव्स तो उधर ही होंगे ना डेरा बुगती में, वहाँ पहाड़ों में तो रिलेटिव्स नहीं बैठे हुए थे उनके। ये तो मरी बुगती एरिया बलूचिस्तान में आपने सर्व भी किया है, बड़ा क्लोजली आपने देखा भी है, ऑपरेशन भी किया है। बलूचिस्तान का बुनियादी मसला आपकी नज़र में है क्या, वहाँ पे हो क्यों रहा है? और ये ऑपरेशन आप पहले सरबराह ममलिकत भी नहीं है जिन्होंने ऑपरेशन ये किया। अयूब खान, पहले तो जिन्ना साहब ने ही 48 में ऑपरेशन हुआ, फिर अयूब खान साहब के दौर में हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, फिर आपके दौर में हुआ। तो मसला क्या है? मसला क्वाइट क्लियरली देखें, ये मसला तो बहुत पुराना मसला है बलूचिस्तान का। ये हमेशा यहाँ अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया, सोवियत यूनियन, ये हमेशा हमें वहाँ उनकी कोई एस्पिरेशंस थी बाल्कनाइजिंग पाकिस्तान, जिसमें पख्तूनिस्तान और ग्रेटर बलूचिस्तान उनके आइडियाज़ थे ऑफ गोइंग इनटू द वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो उसमें ये हमेशा वहाँ ये एक टेररिज्म वो करवाते थे, एक्सटर्नल अफ़गानिस्तान को यूज़ करके उधर से वो टेररिज्म करवाते थे और यही इन ट्राइबल लोगों को इस्तेमाल करते थे और टेररिज्म करते थे। एंटी पाकिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चला रहे थे वहाँ। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये 50s 60s 70s में थ्रू आउट यही हो रहा था। तो जब कभी भी कोई अपराइजिंग हुई एंटी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ने एक्शन किया उनको कर्ब करने के लिए। यही है अभी भी। आपकी गवर्नमेंट ने जो फवाद जिस मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट ने इसको ठीक हैंडल नहीं किया बलूचिस्तान की इशू? नहीं, बहुत अच्छा हैंडल किया था। सारे देखें, जब हम आए थे ये 67 फरारी कैंप्स थे वहाँ पूरे बलूचिस्तान में फैले हुए जो टेररिज्म कर रहे थे। आपको याद होगा, हमारी मेमोरी शॉर्ट हैं। आप कह रहे हैं 1999 में ही थे, 2000 में थे? हाँ, यस, उसी वक्त आपको याद हो कि रेलवे लाइन्स उड़ाई जा रही थी, इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स उड़ाए जा रहे थे, रेलवेज़ के ट्रेनों के अटैक आ रहा था, चाइनीज़ को मारा गया, गैस पाइपलाइन उड़ाई जा रही है। थ्रू आउट यही हो रहा था ना। तो उसी के अगेंस्ट एक्शन फिर करना पड़ा। 67 टेररिस्ट कैंप्स ख़त्म किए गए वहाँ और बिल्कुल अमन अमान तकरीबन रिस्टोर हुई वहाँ। रिट ऑफ द ट्राइबल सरदार होता था, हमने उस सब को ख़त्म करके तमाम बलूचिस्तान को एरिया कर दिया। वो फिर रिवर्ट हो गया, वो सब अब गवर्नमेंट अलाउ करती है तो बस यही है रिट ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर फ्यूचरिस्टिकली आपने देखना है, यू हैव टू हैव पुलिस फोर्स टू इंश्योर इट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट थ्रू द ट्राइबल सरदार जो अपने लेवीज को इस्तेमाल कर रहा है। एक आपकी स्टेटमेंट थी जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने कोट किया है कि जब कुछ रॉकेट फायर हुए, आप बलूचिस्तान गए हुए थे, कुछ छोटे से रॉकेट फायर हुए, आप बड़े गुस्से में आ गए, आपने कहा कि इन सरदारों को पता नहीं है मॉडर्न वॉरफेयर का, इनको पता नहीं है व्हाट्स गोइंग टू हिट देम, और वहीं आपने फैसला किया अकबर बुगती को मारने का। नहीं, ये सब नॉनसेंसिकल है, ये तो बहुत पहले की बात है। ये उससे पहले की बात, बहुत पहले की बात है, मुझे अब डेट्स याद है नहीं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट उसका जो है सप्लीमेंट नहीं उसको कर रही थी। सवात में ऑपरेशन किया, कोई उसका आगे पॉलिटिकल हल नहीं है। अभी फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इधर हमारे ज़रबे अज़ब जो चल रहा है, इसको भी हम सप्लीमेंट नहीं कर रहे पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो आपको ये नहीं लगता कि एक दफ़ा ठीक है एक्शन हो गया, लेकिन उसको पॉलिटिकली भी तो सप्लीमेंट करना होता है? वो कहाँ? तो ये कैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकली? बिल्कुल सप्लीमेंट किया। उधर तो इलेक्शंस हुए हैं, थ्रू आउट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2 दफ़ा हुए हैं बलूचिस्तान में, 2 दफ़ा नेशनल इलेक्शंस हुए हैं, बड़े पीसफुली हुए हैं, बहुत फर्स्ट क्लास टर्न आउट था। डेवलपमेंट वाइज बलूचिस्तान में पंजाब से ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था, मैसिव डेवलपमेंट हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ हो रही थी। आपको लगता था कि अगर मज़ीद मौका मिलता तो आप बलूचिस्तान के मसले का एक देरपा हल निकाल पाते? नहीं, देखिए बिल्कुल मोहित साहब, क्या हम बात करें, क्या देर पहल? हम देर पहल ही निकाल रहे थे। देर पहल उनकी बैकवर्डनेस को ख़त्म करना है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उनको एजुकेट करना, उनको जॉब्स देना, यही तो हम कर रहे थे। तो देर पहल और क्या है? और पॉलिटिकल उनको गवर्नमेंट वो चला रहे थे, बड़ा फर्स्ट क्लास देर पहल हो रहा था। और जो सेपरेटिस्ट थे उनको मारा जा रहा था। जो सेपरेटिस्ट है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उनका फ्यूचर कोई नहीं है, उनके साथ डील किया जा रहा था। और क्या है, बस दिस इज द सॉल्यूशन। सो व्हाट अबाउट द मिसिंग पर्सन्स? देखिए मिसिंग पर्सन्स, ये इसका पखंड बना हुआ है, हर आदमी मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहा है। पहाड़ों में जब जंग हो रही है, आप एक्शंस कर रहे हैं, FC एंड फ्रंटियर या FC बलूचिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, तो उधर लोग मारे जा रहे हैं, कोई पता नहीं
नाज़रीन, सियासत और साजिश के साथ मुई पीरजादा और फवाद चौधरी आज मौजूद हैं पाकिस्तान के साबका सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की रिहाइशगाह पे कराची में। याद रहे कि जनरल साहब के साथ उनके स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी टेलीविज़न चैनल की ये पहली मुलाकात है। लेकिन हमारी गुफ्तगू, हमारी आज की डिस्कशन का ताल्लुक महज स्पेशल कोर्ट के फैसले से नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सियासत से भी होगा और माजी की जो बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं वो भी ज़ेरे बहस आएंगी। जनरल साहब, हमारे लिए वक्त निकालने का हमें एहसास है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। ARY के व्यूवर्स के लिए जो ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है, उनके लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जनरल साहब, पहला सवाल अगर मैं पूछूं, फिर मैं चाहूँगा कि फवाद उसमें थोड़ा लीगली भी आ जाएं। जो स्पेशल कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, बहुत से लोगों से हमने डिस्कशन की कि भाई क्या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके जहन में, हम जनरल मुशर्रफ साहब के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उन्हें कहा उनसे पूछें कि जी आपकी तो बड़ी लंबी लिस्ट थी उन लोगों की जिनसे आपने सुलह मशवरा किया 3 नवंबर की इमरजेंसी के हवाले से, लेकिन उसमें सिर्फ 3 नाम आए हैं। शौकत अजीज़ साहब का, डोगर साहब का है और जाहिद अहमद का है, और जनरल कयानी साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी डिसीजन मेकर थे आपने जिनसे डिस्कस किया, उनका नाम नहीं। मेरे से आप पूछेंगे तो होने चाहिए थे क्योंकि सब इन्वॉल्व थे। अगर ये जो एमरजेंसी का प्रोमलगेशन ऑर्डर जो है उसमें अगर आप देख लें तो उसमें सारे रेफर्ड हैं किस से कंसल्ट हुआ। लेकिन ये केस अगर आगे चलता है तो मेरे ख्याल में वो तो ऑटोमेटिकली नेचुरली सब आएंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं? आई थिंक सो कि सबको आना पड़े। लेकिन जैसा साहब, जो टीम सिलेक्शन आपने की, अपने साथ जो लोग हुकूमत में गए, जो सारे आपके फास्ट बॉलर थे, आधे नवाज शरीफ साहब के फास्ट बॉलर हैं आप, आधे जो हैं वो पीछे पीछे रह गए हैं। जिस तरह आपने और मोईद ने अभी बात की है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे सारे ही कामों में और वो अब साथ नहीं खड़े हुए उस वक़्त से। उनको इस केस में, और वैसे आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो उनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा क्या देना है, मेरे ख्याल में इनको अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए और लोटागर्दी बंद करनी चाहिए। यही मैं मशवरा दे सकता हूँ कि कुछ प्रिंसिपल्स पे आदमी को आगे चलना चाहिए। तो अब एट अ सर्टन लेवल इंसान के प्रिंसिपल्स होने चाहिए और कैरेक्टर होना चाहिए। यही कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका कैरियर आपने बनाया है, अगर आप उनको सियासत में न लेके आते, उनको अहम ओहदे न देते, उनको रोल न देते, तो उनका कोई आज मुकाम नहीं होना था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन आज वो जब टेलीविज़न पे बैठ के आपके ख़िलाफ़ बयान दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपको क्या फील होता है? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनसे पूछे उनको हाउ डू दे फील अबाउट इट। दे शुड, उनको भी कुछ कहना चाहिए। शर्मिंदगी हो रही होती होगी मेरे ख्याल में, दिल के अंदर तो शर्मिंदगी हो रही होती होगी। तो सर अब क्या प्रोग्राम है? ECL के ऊपर आप दोबारा जाएंगे और हुकूमत से कहेंगे कि ECL से आपका नाम रिमूव करें, दोबारा अदालत में जाएंगे? क्या आप और क्या आप मुल्क से बाहर दोबारा जाना चाहते हैं? पहले तो ये मैं अपने जुडिशल टीम के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वेदर ये केस को रिवाइव करना चाह रहे हैं थ्रू द कोर्ट, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, या फिर गवर्नमेंट के पास। मैं अभी तक उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ। अगर हुकूमत ने ECL से रिमूव करना है तो मेरे में कोई आदत नहीं है ये कि बार बार मैं जाकर रिक्वेस्ट करना शुरू करूँ। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता एक तो। लेकिन बाहर जाना का इरादा, बाहर जाने का इरादा, यस, क्यों नहीं। मतलब आई वॉन्ट टू बी अ फ्री मैन। ये लोग बहुत पूछते हैं कि जी आप क्या बाहर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे या बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, ये क्या, मुझे समझ नहीं आती इसकी लॉजिक। मैं आई वॉन्ट टू बी अ फ्री मैन, जब मर्ज़ी बाहर जाऊँ, जब मर्ज़ी वापस आ जाऊँ। बाहर लेक्चर सर्किट्स हैं जिससे मैं कमाता भी हूँ पैसे, तो यस, बाहर जाना चाहूँगा मैं। यानी आप चाहेंगे कि बेस आपका पाकिस्तान रहे? यस, बिल्कुल, 100%। लेकिन आपको ट्रैवल करने की एक आज़ादी होनी चाहिए कि जो एक मुक़य्यद की सूरत हाल है ये आप चाहते हैं कि ख़त्म हो। बिल्कुल। लेकिन जनरल साहब, जिस तरह आपने अपने शुरू में ये बात की कि बाकी लोगों को भी आना चाहे, तो आपके पास भी तो ऑप्शन है। आप भी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि जनाब ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये आधी मंजूर की है, पूरी क्यों नहीं की? ये मैं फ़रोग पे छोड़ता हूँ, लीगल टीम पे छोड़ता हूँ। वो क्या ये फ़रोग और फैसल दोनों जो ये एडवाइस करेंगे, जो ये बेहतर समझते हैं, वही होना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जैसा फिर ये बताइए, इसी से जुड़े हुए 2 और मामलात हैं। एक अकबर बुगटी का मर्डर केस है जो कोयटा में चल रहा है, और एक लाल मस्जिद का केस है जो इस्लामाबाद में चल रहा है।
उसमें भी जो प्ली है वो ये थी कि सदर पाकिस्तान थे आप, ऑपरेशन आपने तो अकेले नहीं किया, उसमें भी बड़े और लोग फिर शामिल हैं, तो क्या अब इन दोनों मुकदमों में भी आप ये कहेंगे कि जहां मुझे बुला रहे हो फिर बाकियों को भी बुला लो? ये जो आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ या फिर लाल मस्जिद का इस्लामाबाद के हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में हुआ, एक हुकूमती डिसीजन है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट ना चलने देगो। तो इसमें ये तो केस होने ही नहीं चाहिए बेसिकली, बजाय इसके कि मैं कहूँ दूसरों को लाओ, तो बेसिकली तो केस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात आप सही कह रहे हो कि दूसरे जाहिर है हुकूमत के डिसीजंस हैं, लेकिन जैसा इस सारे मामले में चाहे ये आर्टिकल 6 का केस हो या लाल मस्जिद का केस हो या अकबर बुगटी साहब का केस हो, हम देखते हैं कि आपका इदारा ही आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जो जनरल कियानी साहब के दौर में तो बिल्कुल ही खड़ा नहीं हुआ, और उसके बाद भी जैसे लाल मस्जिद के केस में, और जनरल राशिद कुरैशी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इसका तमाम तर रिकॉर्ड ISPR के पास मौजूद है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपका इदारा रिलक्टेंट है आपकी मदद करने से। इस पे भी मैं अपनी कमेंट्स रिजर्व करूँगा। पहले यस कोई सूरत हाल में प्रॉब्लम था, हमारे इदारे की रिस्पॉन्सेस जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट ऑन वन मैन, जो हेड होता है उस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो पहले यस आई वुड से कि कुछ ऑल्दो इदारे की उनकी जो तासुरात हैं वो डेफिनेटली मेरे फेवर में हमेशा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सेस जो नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे थे। एक चीज़ ऐसी है जिसपे कि जैसा इससे पहले आपने जो है एक पॉइंट रह गया कि वो जो आपने छोड़ दिया कि लगता है आपको छेड़ दिया आपने चौधरी का आपने कहा कि 2002 में आए। देखो चौधरीज ने अपना रोल पूरी तरीके से प्ले किया 2002 में, टू क्रिएट अ पार्टी which could win the election and we won. We couldn't have सिंपल मेजॉरिटी, उसकी वजह से वो फॉरवर्ड ब्लॉक आया, उसकी वजह से वो गवर्नमेंट बनी, उनको फिर प्रैग्मेटिज्म उनके लिए दिखानी पड़ गई है फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट, बर्निंग सवाल है कि आपको क्यों जरूरत थी व्हेन यू हैड अ क्लीन गवर्नमेंट, आपकी क्लीन गवर्नमेंट थी जो डिलीवर कर रही थी, आपका 7 पॉइंट एजेंडा था, आपने डैम बनाने की बात की, करप्शन अकाउंटेबिलिटी की बात की, आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को ले आए वापस। ये क्या बात करो भाई, इलेक्शंस करवाए, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी कि 3 साल बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस हुए, उसमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, राइट, क्यू की, PML-Q की, तो लिहाजा ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनी, उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बन गई। अभी आप BBC को कह रहे हैं कि हमारी ट्रेडिशनल मगरबी जमहूरियत नहीं चलती, अपने दौर में जब आपके पास पावर थी आप दोबारा मगरबी जमहूरियत ही 3 साल के बाद ले आए। नहीं वो यस, उस वक्त नहीं, उस वक्त मैंने सोचा इसी को चलना चाहिए, और ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन की मेजर अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं की थी। अच्छा, वी कुड नॉट कैरी आउट मेजर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, इससे थोड़ा मिलता जुलता मैं ये बात भी पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक चीज़ सॉरी, मैं बार वो रुक जाता है ये मुईद बीच में रोक देता। बात ये वो 2002 के बाद 5 साल की गवर्नेंस जो हुई है, लेट मी गिव ऑल द क्रेडिट टू चौधरी परवेज इलाही, ही रैन पंजाब वेल। लेट मी से इट ऑन दिस टेलीविजन कि आप उनके 5 साल का दौर लें, पाकिस्तान आगे जा रहा था सोशियो इकोनॉमिकली, पंजाब वाज डूइंग वेरी वेल, सो ही गवर्न पंजाब वेल। तो ये जो कहना है कि चौधरीज ने कर दिया जी, चौधरीज को क्यों किया, तो दिस इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में मिलिट्री जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, टर्की की तरह उनको अपने इंस्टीट्यूशन ने बैक नहीं किया। आपने जो रिफॉर्म्स लाए जनरल क्या, और सबसे जो बड़ा आपने जो एक तब्दीली लाए वो हिंदुस्तान के साथ पॉलिसी की थी, जिसको जनरल कियानी साहब ने आके सारे की सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। तो क्या पाकिस्तान की मिलिट्री में इंस्टीट्यूशनल डिसीजन नहीं होते, एक शख्स जो है वो आता है सारा पॉलिसी चेंज कर देता है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि ये जो आपने पॉलिटिक्स में चेंजेस की बात की, बिल्कुल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने जो किया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस लाया मैं, दैट वाज द मेन थिंग। 58(2)B को मेंटेन किया, जो मैं अब भी हक में हूँ कि वो होना चाहिए, उसकी रिमूवल इज़ बैड फॉर पाकिस्तान। क्यों होना चाहिए? चेक चाहिए ना। देखिए यहाँ गवर्नेंस बुरी होती है, आपको किसी को अगर कोई कह नहीं सकता है खुल के, मैं कहता हूँ ये 47 ऑनवर्ड्स आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने अच्छा गवर्न किया पाकिस्तान को, अदर देन मिलिट्री। कोई एक बताएं जिसने पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, विच मीन्स आवाम को खुशहाली दी और मुल्क को तरक्की दी, ये मुझे बताएं किसी एक ने किया? किसी एक ने भी नहीं किया।
नाउ ये 58(2)(b इज़ एसेंशियल, समबडी शुड हैव द अथॉरिटी कि वो गवर्नमेंट को फोर्स करे आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अदरवाइज डिज़ोल्व हो जाएंगे, आप जाएंगे, एसेंशियल। उसके उस चेक के ऊपर मैंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेक लगाया कि वो प्रेसिडेंट भी अपनी विम्सिकली गवर्नमेंट को ना रिमूव करे, उसके ऊपर भी चेक लगा दिया, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। तो हमने तो चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए ताकि हुकूमत अच्छी चले और सस्टेनेबल डेमोक्रेसी है। अजल साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। नाज़रीन वेलकम बैक। हम यहाँ मौजूद हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि चेक सिर्फ एक होना चाहिए जमहूर का इलेक्शन की शक्ल में। आप उस सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं, 58(2)(b रख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन चेक है। इलेक्शन देखें, यही एक मिसनोमर है। उसमें मैं तुम्हारी सवाल के भी जवाब देना चाहूँगा ये कि मिलिट्री तो कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री तो एनालाइज करती है, वो अपनी सोच समझ वो क्लियर रखती है कि क्या हो रहा है मुल्क में, अच्छा चल रहा है मुल्क या बुरा चल रहा है। उनको पूरी तरीके से उसकी एनालिसिस हो रही होती है और उन्हें मालूम है कि ये मुल्क इस वक्त अगर बुरा चल रहा है, दे नो दैट इट इज़ नॉट गोइंग वेल, बट दे डोंट कम फॉरवर्ड टू टेक एक्शन, दे आर नॉट सपोज टू। हुकूमत चल रही है, मैकेनिज्म नहीं है, वो चेक्स नहीं है। जिस मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगर होता, वहाँ वो फौजी चीफ बोलता कि भाई आप हुकूमत नहीं ठीक चला रहे हो, अब वो है ही नहीं, तो फिर वह बैठो। अब जब आप मिलिट्री चीफ थे 1997-1999 के टाइम पीरियड में, उस वक्त आपको पता चलता था कि गवर्नेंस ठीक नहीं है? 100% चलता था, हम एनालाइज करते थे, हम तो एनालाइज करते। आपको इतनी कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिली कि आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जाके बताते कि ठीक नहीं चल रही सर? देखिए मैं डरता मरता किसी से, मैं 10 दफ़ा मैंने कहा नवाज शरीफ साहब को, हाँ बिल्कुल, कि भाई हुकूमत आप, और यहाँ तक मैंने ऑफ़र किया कि देखें मिलिट्री को आप यूज़ करें, हम आपको हेल्प करेंगे, कहाँ आपको चाहिए, कैन वी हेल्प यू टू गवर्न वेल। जब ही तो हम वापडा में आए। वापडा में कैसे आए हम? 35,000 फौजी हमने डिप्लॉय किए थे वापडा को ठीक करने के लिए, इनकी रिक्वेस्ट भी किया। हमने मिलिट्री कोर्स लगाए टेररिज्म से डील करने के लिए इधर सिंध में, कराची में, वो कि इनके कहने पे हमने पुलिस रिफॉर्म्स के सिलसिले में टीम हमने इन्हें दी, बहुत सी और चीज़ें, गोस्ट स्कूल्स के हमने सर्वे की। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए हमने की। जब फौज की आपने कहा कि वो मैकेनिज्म नहीं है, और अब पिछले जो 5-7 साल हैं उसमें हम देखते हैं कि फ़ौज ने कैरी लूगर बिल के ऊपर तो स्टैंड लिया, फ़ौज ने डिफेंस बजट के ऊपर तो कहा कि जी ये आप काम नहीं करेंगे, ये तो हमें देंगे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जो रिफॉर्म्स थी जिसका लोगों को फ़ायदा था, उस पर वो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। सही, वेल आई एग्री। मतलब देखें, इट डिपेंड्स ऑन द चीफ के किस चीज़ पे वो डायरेक्टली, कैरी लूगर बिल डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था फ़ौज को। NSC हो या ना हो, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा फ़ौज को रियली, तो इसलिए शायद वो नहीं कर रहे हैं। नाउ इज़ देयर एनीवन हु हैज़ अ पावर ऑन द प्राइम मिनिस्टर कि भाई आप मुल्क को तो ठीक चलाएं? अच्छा सर, यहाँ पे जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही वक्त में देखें ना, एक तो ये भी लोग कहते हैं आपके ऊपर कि आपके दौर में जो इकनॉमिक तरक्की